नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच नीरज सक्सेना एक बार फिर जी के क्लासेस में आपके सामने हूँ। और जैसा मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि हम सब लोग जी के क्लास संडे को लगाया करेंगे, तो जी के क्लास में मैं आप लोगों के सामने हमने पिछली बार भी बताया था कि हमारे जी के क्लास के 6 व्यू हुआ करेंगे। 6 व्यू में हम सबसे पहले वीकली न्यूज़ यानी इस सप्ताह की न्यूज़ बताया करेंगे। उसके बाद हम न्यूज़ ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट न्यूज़ लेकर आए करेंगे वो हम बोलेंगे। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट क्वेश्चन पूछेंगे आपस में, हम उस क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस ऑफ वेबसाइट के जरिए से हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और लास्ट में होगा जीडी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वीकली न्यूज़, जो हमारा पहला एपिसोड है, जो पहली एपिसोड हमारे दूसरी कड़ी, जो हमारे जीके क्लासेस की दूसरी कड़ी है, उसके फर्स्ट व्यू पर मैं चलता हूँ इस वीकली न्यूज़ पर। तो हम सबसे पहले वीकली न्यूज़ के बारे में बताएं। वीकली न्यूज़ में सबसे पहले है निर्भया का हत्यारा रिहा हुआ। दिल्ली में निर्भया हत्याकांड, निर्भया एक लड़की जिसके साथ रेप और उसकी हत्या की गई, उसका हत्यारा नाबालिग होने के कारण संसद ने उसके विरोध करने के बाद भी उसको रिहाई मिल गई है। अब यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं पुस्तकों से परीक्षा देंगे। एक नई न्यूज यहाँ जो यूपी सरकार ने घोषित की है कि अब यूपी की हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा सपुस्तक होगी। मीन्स उसमें वो किताबें लेकर जाया करेंगे और उसके आंसर जो पेपर में आएंगे वो बुक से देखकर लिखेंगे। ऐसा सन 1984-85 में हो चुका है कांग्रेस के शासन में। वो अब दोबारा उस नियम को लाने की कोशिश की जा रही है। अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत 6 लोगों पर मानहानि का मुकदमा ठोका। अरुण जेटली पर पिछली बार हमने न्यूज में बताया था कि अरुण जेटली पर क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए से कुछ घोटाले के मामलों को लेकर अरुण जेटली ने आरोप लगाया था। इस आरोप के विरोध में अरुण जेटली ने केजरीवाल, कुमार विश्वास, संजय सिंह जैसे कई नेताओं पर मानहानि का मुकदमा ठोका है। और क्रिकेट खिलाड़ी सहवाग और गौतम गंभीर अरुण जेटली वित्त मंत्री के साथ हैं। आगे है कीर्ति आजाद भारतीय जनता पार्टी से निलंबित। कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली की बात का विरोध करते हुए ये बोला कि क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ है और इस सारे उतार चढ़ाव के बीच कीर्ति आजाद को भाजपा से निलंबित कर दिया गया। खेती के विकास के लिए जय जवान जय किसान सप्ताह शुरू होगा 23 दिसंबर से, जैसा मतलब तो शुरू हो चुका है। 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सरकार ने जय जवान जय किसान सप्ताह शुरू करने की बात कही है। 16 वर्ष से अधिक के किशोरों पर चलेगा केस। ये अब मुख्य न्यायाधीश ने मान लिया है कि जो 16 वर्ष से अधिक के किशोर हैं उनको अब बालिगो वाला केस चला करेगा। ये हमारे यहाँ कई देशों में अलग अलग कानून है, जैसे चीन में भी 16 साल से ऊपर को बालिग मान लेते हैं जब कोई मुकदमा होता है। अब इंडिया भी इस पर अपना पहल करने जा रही है। मिस यूनिवर्स 2015, इसमें फिलीपींस की पिया अलोजो बट्सबैंक, नाम एक बार फिर बोल दूं, पिया अलोजो बट्सबैंक ने 2015 का मिस यूनिवर्स खिताब जीत लिया है। हाँ, और बताऊं कि भारत की सुंदरी का इसमें 16वां स्थान रहा है। सिस्टीन के रक्षा और परमाणु डोर में बंधे भारत और रूस, ये आज की भी न्यूज थी कि भारत और रूस ने परमाणु और रक्षा के डोर में एक साथ कुछ संधियां की हैं। सरकार ने प्याज का निर्यात मूल्य हटाया।
निर्यात मूल्य क्या होता है कि ऐसा होता है जब भी हमारे यहाँ कोई वस्तु बाहर निर्यात की जाती है, सरकार उस पर टैक्स लगाती है, परंतु अब क्योंकि किसानों ने देखा कि प्याज की कीमत बहुत गिर रही है और सरकार ने भी इस पर अपनी नज़र डाली और इसके बाद उन्होंने उसको इंक्रीज करने के लिए, किसानों को उत्साहित करने के लिए प्याज पर से निर्यात मूल्य हटा लिया है। मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अफगानिस्तान में हैं, लेकिन कल उन्हें पता चला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनका जन्मदिन है, तो वो वहां से सीधे लाहौर पहुंच गए उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए। ये भारत पाकिस्तान के बीच एक दोस्ती की पहल है। मेरठ के भाजपा विधायक संगीत सोम कई बार उनके ऊपर कुछ विवादों के घेरे में आए हैं। उनको आईएएस ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। आगे न्यूज है फिल्म इंडस्ट्री से। फिल्म अभिनेत्री साधना की मृत्यु 25 दिसंबर को 74 वर्षीय फिल्म अभिनेत्री, जी हाँ, वो कौन थी? मेरा साया, लव इन शिमला जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री साधना की 25 दिसंबर को 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उन्होंने कई फिल्मों में बहुत काबिले तारीफ अभिनय किया। अभिनेत्री साधना ने 50 के दशक के अंत में एक मूवी थी श्री 420, उससे अपना कैरियर की शुरुआत की और उसमें एक को आर्टिस्ट, मतलब जैसे सह आर्टिस्ट, उसमें एक गाना है मुड़ मुड़ कर ना देख मुड़ मुड़ कर। उस गाने में एक भीड़ के साथ वो उसमें जो गाने वाले लोगों में वो थी और उस समय वो मुंबई की धारावी, शायद सब लोग जानते हैं, जो स्लम एरिया है वहाँ की रहने वाली थी। वहाँ से सफ़र उन्होंने शुरू किया और उसके बाद 1960 में लव इन शिमला से मूल अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई और उसके बाद कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी आखिरी फिल्म सन 1972 में आई, गीता मेरा नाम। उस फिल्म का डायरेक्शन उन्होंने खुद किया था। फुटबॉल फीफा ने सेप ब्लैटर और माइकल प्लातिनी पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये वो अधिकारी हैं फीफा कप में, फुटबॉल कप में, इनके ऊपर धांधली को लेकर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और अब क्रिकेट से, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन ब्रैडन मैकुलम का क्रिकेट से संन्यास। जी हाँ, उन्होंने 99 टेस्ट खेले हैं और उसमें 38.48 के एवरेज से रन बनाए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने 254 वनडे खेले हैं और उसमें 30.31 यानी 31 उन्होंने किया है, 30.31 के एवरेज से रन बनाए हैं। वहीं T20 में उन्होंने 35.66 के एवरेज से बनाए हैं। मैंने कहीं बीच में इसमें कुछ इंग्लिश और हिंदी इसलिए बोल दिए, शायद रहे, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ। 99 टेस्ट में है 38.48, वनडे में है 254 वनडे और 30.31%। T20 यानी कि 2020 जो होता है उसमें है 35.66। एक बार इंग्लिश में बोलूं तो 99 टेस्ट में है 38.48, 254 वनडेज में है 30.31% और T20 में है 35.66। ये उनका रिकॉर्ड रहा है। आईसीसी अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं। इसमें वनडे का प्लेयर ऑफ द ईयर एबी डिविलियर्स को, साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को चुना गया है। वहीं T20 का प्लेयर ऑफ द ईयर फाफ डू प्लेसेस, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको चुना गया है।
फाफ डू प्लेसिस साउथ अफ्रीका के हैं। डू प्लेसिस का नाम है जो T20 में खेलते हैं और मैन कैप्टन भी रहे हैं T20 के शायद, और वो वहाँ उनको फाफ डू प्लेसिस को इसका T20 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, उन्हें एक उदयमान खिलाड़ी, यानी कि जो भी हमें नई प्रतिभा को तलाशने में होता है वो उदयमान खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और न्यूजीलैंड के ब्रैडन मैकुलम को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट चुना गया है, यानी नई भावनाओं के क्रिकेट। हाँ, और एक बात और बताऊं कि इसी में जो ऑल ओवर वो वनडे, T20 या टेस्ट जो भी हो, इसके ऑल ओवर जो प्लेयर चुना गया है वो चुना गया है ऑस्ट्रेलिया का स्टीव स्मिथ। ये प्लेयर ऑफ द ईयर है। घायल लसिथ मलिंगा जो श्रीलंका के बड़े फेमस बॉलर हैं, चोट के कारण न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। यहाँ कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का पहला वनडे हुआ और श्रीलंका ने उसमें शुरुआत में 27 रन पर 5 विकेट गवा दिए पहले ही खेलते हुए। लेकिन उसके बाद मलिंडा श्रीवर्धने ने 66 रन और उनके एक निचले क्रम के एक बॉलर ऑलराउंडर नुमलपुर शेखरा ने 58 रन बनाए और स्कोर को 191 तक पहुंचाया। लेकिन ये स्कोर न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर बना दिया। इस तरीके से पहले वनडे में श्रीलंका की हार हुई। वहीं सेकेंड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के साथ पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 551 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। एक पहाड़ जैसा स्कोर, मतलब जो उन्होंने स्कोर बनाया है। वहीं उसमें उन्होंने ख्वाजा, वार्न्स और स्मिथ ने शतक लगाए हैं। वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिए थे। ये है इस सप्ताह की न्यूज। तो अब चलते हैं यहाँ पर न्यूज, शायद किसी को आप लोग जो न्यूज लेकर आए हों उसके बारे में बताएं। तो अब वीकली न्यूज के बाद पहुँचते हैं सेकंड व्यू पर, और सेकंड व्यू में हम बात करेंगे न्यूज ऑफ कैंडिडेट। तो कौन है हमारा न्यू कैंडिडेट? मेरा नाम शुभम सक्सेना है और मैं MSc फिजिक्स TMU मुरादाबाद से कर रहा हूँ। और आज की वीकली कैंडिडेट न्यूज़ मेरे पास है जो मैं आपको कुछ देता हूँ। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय फिरोजाबाद जिले के कस्बा जसराना में शुरू किया गया है 24 दिसंबर 2015 से। सेकंड, पाक विधानसभा में पहली बार एक महिला डॉक्टर महताज रुधानी को अपना अध्यक्ष चुना गया है। ये पाकिस्तान विधानसभा में पहली बार हुआ है और उन्हें 77 वोट मिले हैं इसके लिए। रूस की मदद से 12 एटॉमिक रिएक्टर भारत के आंध्र प्रदेश में 2020 तक लगेंगे। चीन ने मिसाइल वाहक अदृश्य टायर बनाए हैं। इस मिसाइल वाहक अदृश्य टायर की विशेषता यह है कि इस पर जब हम मिसाइल ले जाते हैं तो ये सैटेलाइट पे नहीं आता है। मतलब हम गुपचुप तरह से अपने मिसाइलों को एक तरह से दूसरी तरह ले जा सकते हैं। इन टायरों की विशेषता है, इसलिए इन्हें अदृश्य टायर नाम दिया गया है। FSIF की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 ने खुलासा किया है कि पिछले 2 साल में 112 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कुल 14,349 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। एक और है यूपी में महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मान है। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने लड़कियों का एशियाई फुटबॉल खिताब जीता है और ये बांग्लादेश ने पहली बार किया है। इससे पहले आज तक बांग्लादेश में ऐसा कभी नहीं किया कि लड़कियों का एशियाई फुटबॉल खिताब बांग्लादेश ने जीता हो। अभी हाल ही में मींस 26 को अफगानिस्तान की नई संसद का उद्घाटन मोदी जी ने किया है और इस संसद
का जो एक ब्लॉक है उसका नाम अटल ब्लॉक रखा गया है, क्योंकि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो और वो वहाँ अफगानिस्तान गए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उन दोनों में करार हुआ था, इसलिए इसके एक ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा गया है। अभी हाल ही में गूगल ने भारत के लिए कहा है कि भारत के गांव-गांव तक इंटरनेट बैलून के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। इन बैलून की ये विशेषता होती है कि इसमें हमें इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की आवश्यकता नहीं होती है। बैलून को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है और उसके थ्रू सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि गांव में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। 2016 में थाईलैंड सड़क के लिए जरिए जाना संभव होगा। ये भी हमारी हाल में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने करार किया है थाईलैंड से। तो उसमें कहा है कि 2016 में, मतलब इसी साल के अंत तक थाईलैंड सड़क के जरिए जाना संभव होगा। आज की यही मेरे पास की न्यूज़ है और थैंक यू। तो इस बेहतर जानकारी के बाद अब चलते हैं दूसरी न्यूज ऑफ कैंडिडेट। कौन है हमारे दूसरे न्यूज ऑफ कैंडिडेट? Hello, I am Nancy Rastogi. I am doing Bachelor of Arts second year. My news is based on नया पॉलीमर पल भर में पानी को साफ करेगा। ये एक टेक्निक है। न्यूयॉर्क एक नया पॉलीमर चंद सेकंड में बहते पानी को प्रदूषकों से साफ करेगा। इसका इस्तेमाल अमेरिकी के कुछ वैज्ञानिकों ने किया है और ये साइक्लोडेक्सिन नाम पदार्थ के इस नाम से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसे हम एयर फ्रेशनर के हिसाब से भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी गंध हमारी एयर में होती है वो सब ये वैक्यूम क्लीनर के तरीके से साफ करेगा। थोड़ा सा तालियां बजाकर। थैंक यू। इसका नाम बताना जरा हमें पॉलीमर का। साइक्लोडेक्स्ट्रिन स्पेलिंग हिंदी में लिखा है। अच्छी बात है, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो, और ये नोट करना चाहिए जिससे हम जीके हम लोग के दिमाग में रहे और जब कभी ऐसा हम जीके के क्वेश्चंस पर आए तो हम इससे। अरे सर ये क्वेश्चन पूछे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ ये क्वेश्चन साइंस डिपार्टमेंट में पूछे आते हैं। ये अच्छी एक जानकारी है। तो अब आगे न्यूज लेकर चलते हैं। किसके पास है आगे न्यूज? आकांक्षा। स्नैक्स से कमज़ोर होती है याददाश्त। अगर आपको भी बिस्तर पर जाने के बाद स्नैक्स खाने की आदत है तो समझ जाइए। एक शोध के मुताबिक ये स्नैक्स आगे चलकर आपकी याददाश्त कमज़ोर कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है ऐसे वक्त जब हमें सोना चाहिए, अगर शरीर को खाना पचाने की जिम्मेदारी मिल जाएगी तो दिमाग के उस हिस्से पर दुष्प्रभाव पड़ता है जहाँ यादें संचित होती हैं। शोध के दौरान चूहों की आधी रात को जगाकर भोजन दिया गया। ऐसे में चूहों के तत्काल बातें भूलने की संभावना दिखाई गई। आगे चलकर उनकी संपूर्ण याददाश्त भी इसके दुष्प्रभाव से देखी गई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बीवी के शोधकर्ताओं ने कहा है कि रात को खाना खाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने और अन्य शारीरिक प्रभावों के बाद तो पहले भी ज्ञात थी, लेकिन दिमाग पर इस असर की बात पहली बार सामने आई है। एक न्यूज और यहाँ आप अच्छी न्यूज लेकर आते हैं जिससे हमें ज्यादा बोलते हैं और हिंदी सही से बोलिए। लीजिए अब अगली न्यूज ऑफ कैंडिडेट। कौन? मेरा नाम ऋषभ है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ, ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में। INS गोदावरी 23 को सेवा मुक्त होगा। भारतीय नौसेना को 32 साल तक अपनी सेवा देने वाला INS गोदावरी 32 दिसंबर को सेवा मुक्त हो जाएगा। यह स्वदेशी डिज़ाइन वाला भारत का पहला युद्धपोत है। रक्षा विज्ञप्ति के अनुसार सेवा मुक्त होने के साथ ही INS गोदावरी अपना जीवन चक्र पूरी कर लेगी। पिछले 3 दशक में गोदावरी को विभिन्न ऑपरेशन में शामिल किया गया है, जिनमें ऑपरेशन जुपिटर 1988 श्रीलंका, ऑपरेशन शील्ड और ऑपरेशन बॉलिस्टर 1994, सोलोमिया से भारतीय सेना को लाना और पेट्रोल ऑफ गल्फ ऑफ अदन 2009-2011 प्रमुख है। INS गोदावरी को 10 दिसंबर 1983 को नौसेना में शामिल किया गया। वेरी गुड।
बहुत अच्छी न्यूज, और मैं ये कहूँगा आपने पढ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से इसको। ठीक है जी। मतलब जिसको जैसा लग रहा था, जो ये पढ़ रहे थे उसके हिसाब से लग रहा था कि बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। एक्सपीरियंस हो गया ना हमारे साथ। एक्सपीरियंस है। खैर, और आगे न्यूज किसके पास है? Hello, my name is Shreya Astogi. I am doing BCom second year. मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जो प्ले स्टोर पे हम लोग ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए कैसे रिफ़ंड करें, ये एक नई टेक्निक आ गई है। तो गूगल प्ले पर रिफ़ंड करें कैसे? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स गूगल प्ले से खरीदे गए ऐप और पैसा तभी वापस पा सकते हैं अगर वो ऐप को डाउनलोड करने के 2 घंटे बाद उसके लिए अप्लाई कर दें, तभी। अब इसके लिए सबसे पहले एंड्रॉयड डिवाइस पर प्ले स्टोर खोलें। उसके बाद एक प्ले स्टोर पर आइकन आ जाता है जिसमें माई फाइल्स होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ उस ऐप को सेलेक्ट करें जिसके अब जब माई फाइल्स पे जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद उस ऐप को सेलेक्ट करिए जिसके आपको रिफ़ंड चाहिए हो। इसके बाद रिफ़ंड के लिए विकल्प पर टैप करें। पेड ऐप डाउनलोड करने के तुरंत बाद इसके फीचर देखें। यदि अगर आपको लगता है कि खरीदने लायक है तभी उसको खरीदें, वरना नहीं। पसंद ना आए तो उसके उसी टाइम 2 घंटे बाद 2 घंटे के अंदर रिफ़ंड पर आप अप्लाई करके अपनी ऐप का रिफ़ंड ले सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी। और अब बढ़ते हैं तीसरे व्यू की ओर। तीसरे व्यू में जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे। किधर से शुरू करें? पहले इधर से तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस ऑफ कैंडिडेट्स आपके पास हैं, और नैन्सी आपसे शुरू करें। या हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका? द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। नोट करने वाली बात, और नोट करें। कोई नो सर, आई डोंट नो। बोले। चक हेगल। चक हेगल, ये अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं। एक नेक्स्ट, और जैसे और कोई सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गीत के रचयिता। गीत के रचयिता? हाँ, ये लाइंस तो पता है मुझे किसने ली। नहीं, हाँ, तो गीत। वही। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? वही गीत। इंदिरा गांधी ने कहा था सर। नो 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 नो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सॉन्ग राइटर। हाँ, सॉन्ग राइटर। सॉन्ग राइटर पूछ रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बोलो ना। हाँ, मैंने तो यही पूछा है। लाइन नो नो नो, लाइन तो इंदिरा गांधी ने कही थी जब ऊपर नहीं से नहीं, ये गीत लिखा किसने है? गीत गाओ। हाँ, फाउंडर तो बड़ी फेमस चीज है। लता मंगेशकर। नो नो, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कहीं शायद दिमाग में होगा, और जब नाम सुनोगे तो शायद चौंक जाओगे, सरप्राइज। बोले जरा बताएं। मोहम्मद इकबाल। हाँ, मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने ये कहा था। गाना गाया था। ये लिखा हुआ गीत है, उन्होंने लिखा है ये। काफी टाइम पे। हाँ, ये गीत उनका लिखा हुआ है। नेक्स्ट। उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड किस सन में पड़ा? क्या उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड किस सन में पड़ा? 2004। हरीश नो नो, नहीं आई थिंक 2000। बोले। आई थिंक 2001। नो नो नो, बोले, बता दे। 2007। 2007 में ये बोला गया है। नेक्स्ट। दिल्ली का प्राचीन नाम? दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। अरे इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ। सर आंसर बोल दो। और आगे आप शिवम। क्वेश्चन आंसर में लेके नहीं आया, वो मैं नोट भी नहीं किया। बोले, कोई है कोई नया No, क्वेश्चन? या Who is the ex Chief Minister of Goa? मनोहर पार्कर। क्या बोला? मनोहर पार्कर, Yeah. जो कि अभी थोड़ा आगे सुने, जो कि इस समय वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में। डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के हो।
ये हमारे क्वेश्चंस थे। और किसी के पास बीजेपी के नेता हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? ये बात, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? यहाँ भाई हिस्ट्री से है। हमें बताया नहीं कभी। ये बात कौन है, अरस्तु है क्या? नो, ये हम अपने जीके के पहले हम क्लास लगाए। बायोलॉजी, हाँ? अरस्तु बायोलॉजी के। अरस्तु बायोलॉजी थे। हिस्ट्री का हेरोडोटस, हेरोडोटस, एडी हेरोडोटस। एडी पूछ रहा हूँ। हैरी है। कौन से सन, कब के सन, HARE। कब के थे, कौन से? ये प्राचीन काल से है और ये ईसा मसीह के जन्म से करीब 3000 साल पूर्व की बात है। हेरोडोटस, ये सब हमारे शायद हम पहले जीके में ये बात कर चुके हैं। क्या नाम बताया आपने? हेरोडोटस। हेरोडोटस। ये तो सर महाभारत के बात करें? हाँ, महाभारत की बात। वो 5000 साल हो गए। ये यहाँ हम कहें गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध तो सर ज्यादा वक्त हुआ। हाँ, वही 2500 3000। ना, गौतम बुद्ध को आई थिंक हाँ 2800 गौतम बुद्ध 2800 2000 से ऊपर 2800 थे। तो वहाँ चल रहा है। ठीक? सबको बताओ। इधर पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। हु इज फाउंडर ऑफ फेसबुक? सर मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। हाँ मार्क जुकरबर्ग। या भारत की पहली साइकिल बनाने वाली कंपनी। कौन सी? भारत की पहली साइकिल बनाने वाली कंपनी। हीरो। नो 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 Atlas। नो। नो, रॉयल उससे पहले 3 है। रॉयल एनफील्ड। नो, पहला वकील है। एक दिन मैंने बात भी की थी और ये बात है और ये बहुत अच्छी जानकारी है। पता हो कोई? A1। नो, एवन तो काफी बाद में है, हीरो के भी बाद में है। वेस्पा। नहीं। चेतक। बोले रेले। रेले। सेकंड हेरकुलस, थर्ड हिल, फोर्थ एटलस, फिफ्थ हीरो। या ये बहुत अच्छी जानकारी। ये 4 नाम ऐसे थे। रेले रेले रेले। रेले ऐसी साइकिल बनी थी जो नेक्स्ट। रेले। यहाँ ये वो ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में सबसे पहले साइकिल बनी और उस समय साइकिल भी नंबर लगाकर मिला करती थी। उर्दू में ये सही जानकारी। जैसे आजकल कार के लिए पहले नंबर लगाते हैं, उस समय हम नंबर नहीं लगा पाते थे, मतलब हमें जाकर नहीं खरीद सकते बुक थे करना पड़ती साइकिल। थी। और पहले हाँ बुक कराते थे और उसके बाद हम साइकिल ले पाते थे। 1-2 महीने पहले नंबर लगता था। और सर तब साइकिल मिलती 60 रुपए की थी, ब्लैक में 120 की जाती थी वो। ये भी एक नई बात है। वो ऐसी साइकिल थी उस समय, क्योंकि एक ही कंपनी थी और लेने वाले बहुत थे, एक क्रेज था लोगों में, तो वो साइकिल 60 रुपए की थी शुरू में। और वो जब ब्लैक में होती थी, मतलब किसी से पुरानी ली जाए, 120 रुपए की मिलती थी। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? हम्म? टाइम पे पता है? क्वेश्चन है मेरे पास है। पूछने के लिए। लंदन शहर की स्थापना किसने की थी? बोले लंदन शहर की स्थापना पर्सन का नाम। पर्सन भी बोल सकते हैं, नहीं तो कोई पार्टिकुलर, मतलब ग्रुप वाइज भी बोल सकते हैं। मतलब कौन वो लोग थे? भारत में आ जाओ। फाउंडर कौन है? अच्छी जानकारी मिल रही है। मेरे ख्याल से आप लोग जो दूर दूर तक शायद उस क्वेश्चन पर नहीं होंगे। ये भी हिस्ट्री क्वेश्चन है। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है जो जीके वगैरह में हमारा आता है। आता है, बोले। भारत में नहीं, आप बोले। भारत में नहीं, अभी लंदन में था। तो मैं बताता हूँ, लंदन शहर की स्थापना जो है रोमन लोगों ने की थी। अच्छा, रोमन उन्होंने की थी। उस समय नहीं, एक पार्टिकुलर नेम नहीं, वो एक ग्रुप था पूरा, ग्रुप था। रोमन ऐसा- लोग थे वो। मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री पर बोल दूं कि ऐसा था कि उस समय, जिस समय लंदन वगैरह जैसे शहर की स्थापना हुई, क्रिश्चियन वगैरह, ईसा मसीह वगैरह जैसे लोग नहीं थे। और उसके बाद से, जैसे पिछली बार हमने बोला था कि ईसा मसीह ने जो क्रिश्चियन धर्म चलाया, वो बाद में रोमन लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। वो रोमन जो संस्कृति थी वो बहुत पहले से थी और वो लोग वहाँ लंदन में उस समय रह रहे थे और वो लोग बोल रहे थे। वो लंदन जैसा कुछ कहा था बात भारत नहीं में। पूछ। नैनीताल शहर की किसने स्थापना की है? क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सोचो। ब्यूटीफुल हमारे देश का एक सबसे अच्छा। हाँ, क्या? एनीवन? नो। ब्रिटिशर्स ने। हाँ,
ब्रिटिशर्स। ओके सर, इस देश में ऐसा वो कौन सा प्रदेश है जिसके दो हिस्से होने पर देश में लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, उस प्रदेश में कई हिंसाएं हुई हैं, ऐसा वो कौन सा प्रदेश है? बाकी देश में और भी बंटवारा हुआ, लेकिन इतना जब उस प्रदेश का बंटवारा हुआ तो बहुत हिंसा हुई, वो ऐसा कौन सा प्रदेश है? कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, पंजाब। अरे कश्मीर। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और यस, अभी तक लड़ाई भी तभी करंट हाँ बंटवारे की वो मतलब ये था कि तो आप लोग जम्मू कश्मीर आप लोग भारत पाकिस्तान बंटवारे पर रहे शायद और उसके बारे में सोचते रहे, इसलिए पंजाब और कश्मीर निकल कर आती रही, लेकिन यहाँ राज्य के प्रदेश के बंटवारे की बात हो रही थी। उत्तराखंड जब अलग हुआ तो कोई झगड़े, और जब बिहार से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कोई झगड़े नहीं हुए। राज्य अलग हुआ तभी कोई बात ऐसी नहीं हुई, और जब महाराष्ट्र से जब ये गुजरात और मध्य प्रदेश वाले एरिया थे ये लोग अलग हुए तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें काफी कुछ झगड़ा रहा है। खैर और कोई देश की न्यूज़ देश में ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसे कैंसर की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर है पंजाब। ओह माय गॉड। क्योंकि पंजाब में बहुत इस तरह का जो है वहाँ पर लोग यूज़ करते हैं, बहुत वहाँ के जनरेशन एशियन जनरेशन बहुत यूज़ करती है, तस्करी होती है इन सब चीज़ों की, और जितने भी यंग लड़के हैं तो यूज़ करते हैं, लेकिन अब डे बाई डे कम हो रहा है। बट अभी भी देश में कैंसर की राजधानी, जैसे अर्थव्यवस्था के मामले में मुंबई और अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इसी प्रकार कैंसर की राजधानी को पंजाब के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ भारतीय महिला बैंक? बताएं टैगलाइन क्या है? तो जिस पे आधारित होता है, मतलब जिस मोटिव पे बैंक बनाया जाता है, जो उसकी हर एक tagline- हर एक बैंक की एक अपनी टैगलाइन होती है, उससे बोलो जैसे मैगी का है 2 मिनट में मैगी। तो ऐसे ही कोई टैगलाइन होती है, और इस पर ये कौन सा है, क्या पूछा, एक बार फिर से रिपीट कर दें। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ भारतीय महिला बैंक? हाँ, मतलब काम करने वाली महिलाएं। महिला सशक्तिकरण। एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग इंडिया। एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग इंडिया। ये अच्छी बात थी। पहला वेबसाइट बैंक कौन सा है भारत का? भारत का पहला व्यावसायिक बैंक कौन सा है, बोले? इलाहाबाद बैंक? नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? यस। सीबीआई। ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आज, अच्छे आप लोग पूरी तैयारी से आए हैं, पिछली बार से ज्यादा तैयारी आप लोगों की है। और कोई या देश में कितने सरकारी बैंक हैं? 16। नो। 21। नो। 28? या 28। हाउ मेनी? सर अब भारत में कितने बैंक प्राइवेट सेक्टर पे? 28 बढ़ गया है। क्वेश्चन सुने, ध्यान दे। भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने हैं? मेरे ख्याल से नोट करते रहिए आप लोग, ये जीके वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इस समय हमारे पास, ये कंपटीशंस में आपके काम आने हैं। बहुत पूछे आप। 22। प्राइवेट सेक्टर बैंक ओनली 22। बात बची नहीं हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उम्मीद ज्यादा होती है, हाँ उम्मीद नहीं कर नहीं पाते। एक दिन मैंने एक से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात देता हूँ कि हिस्ट्री में मैंने एक से क्वेश्चन पूछा कि वो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, बोले महावीर जैन। मैंने कहा यार क्या नॉलेज है यार, लेकिन क्या हुआ हमारे माइंड में गलत फिट हो गई महावीर जैन जो है वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वो तो सबसे आखिरी प्रचारक थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो कभी कभी ऐसा गलत फीड हो जाती है, तभी हम उम्मीद नहीं कर पाते। सर ऋषभ देव भी थे। हाँ ऋषभ देव पहले हैं,
वही संस्थापक हाँ, है। वो ऋषभ ऋषभ देव संस्थापक है। सर ऐसे याद हो देव नाम है ना। खैर, देव बतन तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद। और Which कुछ is the first movement of Gandhi ji? Which is the first movement of Gandhi ji? सिविल डिसोबीडियंस, मूवमेंट, इंडियन मूवमेंट, ये नहीं, पहला मूवमेंट गांधी जी का जानिए क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये तो काफी, ये तो लास्ट रॉलेट एक्ट। नो। डिस्ट्रिक्ट चंपारण अरे हाँ, in 1970। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन हुए और मैं यहाँ पर ये तो झड़ी लगी हुई है। सर एक लास्ट क्वेश्चन अगर हिस्ट्री है, थोड़ी हिस्ट्री पे हम लोग हिंदी में पूछता हूँ। कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए सबसे पहली मुहिम कब उठाई थी? इन विच ईयर? कब लोगों ने, कार सेवकों ने अपनी पहली यात्रा कब की थी राम मंदिर को बनाने के लिए और बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए? 1988। हाँ। हाँ। 1992। 1990। ठीक, एक्शन जो लिया गया था 1992 में लिया गया था। प्लानिंग 1990 में की वो गई। तो उस वक्त तोड़ दी गई। फर्स्ट चल तो बहुत समय से रही थी, लेकिन कार सेवकों ने जब वहाँ पे जाना शुरू कर दिया था, जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे और उस वक्त उन्होंने एक्शन लिया था कि सब गोली मारने का। प्राइम मिनिस्टर से नरसिम्हा राव थे। हाँ। खैर, ये क्वेश्चंस थे और यहाँ पर आज तो बहुत सारी झड़ी थी और इस वजह से हमारा ये सेकंड थर्ड भी बहुत ज़्यादा रहा। अब मैं थोड़ा सा जो यहाँ पर आता हूँ, जो क्वेश्चंस ऑफ वेबसाइट, हालांकि अब इतना टाइम नहीं बचा और मैं उन क्वेश्चंस को कम करना चाहता हूँ, लेकिन दो चार क्वेश्चंस जैसा कि रूल है कि हम क्वेश्चंस ऑफ वेबसाइट पूछते हैं, वो क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले क्वेश्चंस पर लेकर आता हूँ हिंदी से, जैसे पिछली बार भी मैंने शुरुआत की थी। हिंदी के किस राइटर को, किस लेखक को इंग्लिश के एजी गार्डिनर के समकक्ष माना जाता है? एक ऐसे हिंदी लेखक हैं जिनकी तुलना इंग्लिश के लेखक एजी गार्डिनर से की जाती है, उन्हें हिंदी का एजी गार्डिनर भी कहा जाता है। वो लेखक कौन है? नो। हरिवंश राय बच्चन। नो। हिंदी में एक बड़े अजीबो गरीब सा, जैसे मैं बताऊं, वो कहा भी इसलिए जाता है, हिंदी के एक लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और वो इस बात के लिए फेमस हैं कि वो बड़े अजीबो गरीब सब्जेक्ट पर, बहुत अजीब अजीब सब्जेक्ट पर वो लिखते हैं। जैसे उनका एक आर्टिकल था, क्या लिखूं, तो मतलब सब्जेक्ट ही ऐसा कि क्या लिखूं, और यही टॉपिक जो रहते हैं वो इंग्लिश में एजी गार्डिनर के रहते हैं, जैसे टोस्ट एंड वाइन, ऑन सेइंग प्लीज, फेलो ट्रैवलर, तो ये मतलब सारे ऑन शेकिंग हैंड, ये ऐसे, तो इसलिए उनकी तुलना एजी गार्डिनर से की जाती है। राइटर का नेम क्या था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। एक दूसरा इंग्लिश है, क्योंकि अब थोड़े थोड़े रह गए, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा टाइम नहीं बचा है। नेक्स्ट वीक हम आएंगे तो और ज्यादा डीपली। एक इंग्लिश के राइटर, अभी बात हुई थी एजी गार्डिनर, उनका फुल नेम क्या है एजी गार्डिनर का? जॉर्ज गार्डिनर। वेरी गुड, क्या बात है। एक हिस्ट्री पर क्वेश्चन, वैसे तो कई सारे हो गए। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। हिस्ट्री पर आऊं, वैसे तो बहुत क्वेश्चन हो गए, लेकिन फिर भी एक पूछता हूं, किसने कहा था, एक कथन बोल रहा हूं मैं, हर बार बोलता हूं थोड़े से, किसने कहा था कि अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना धार्मिक कर्तव्य है? किसने कहा था कि अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना धार्मिक कर्तव्य है? एल श्रीवास्तव। नो। शिवाजी।
अरे नहीं भाई, शिवाजी आपके हैं। वो तो काफी बाद में और इसके समकक्ष रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि इनको लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर नहीं है। नो, क्वेश्चन आप लोग नोट कर ले, ये एक IAS PCS की रैंक का क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ कि किसने कहा था कि अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना धार्मिक कर्तव्य है? उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ना, हाँ, वो हमारा कर्तव्य। अगर कोई विरोध कर देता है, उनके शासन के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर देता है, चाहे वो उन्हीं के शासन का आदमी हो, चाहे वो कोई हो, हाँ, तो अब वो धार्मिक कर्तव्य निभा रहा है अपना, उनके खिलाफ कर दे। अगर उनके खिलाफ कर रहा है, आई थिंक उसके अगर कोई हिंदू कर रहा है तो वो हिंदू धर्म को निभा रहा है, और अगर कोई मुस्लिम कर रहा है तो वो मुस्लिम धर्म को निभा रहा है। आई थिंक उसके बेटे नहीं गई थी शायद ये बात। नो, नहीं, कोई हिंदू ही होगा। नहीं, हाँ, ये जौनपुर के काजी हैं मुल्ला मोहम्मद याजदी। एक जौनपुर में काजी थे उस समय अकबर के समकक्ष, उनका नाम है मुल्ला मोहम्मद याजदी। उन्होंने ये कहा था, और क्योंकि जो जितनी भी अकबर की सहिष्णुतावाद नीति यानी हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात हुई थी, और उससे वो शायद अपने कुछ अपनी संकीर्ण भावनाओं से शायद उसका विरोध करना चाह रहे थे, और उन्होंने एक फतवा जारी किया था, और उस फतवे में उन्होंने कहा था कि अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना धार्मिक कर्तव्य है। सर ये कहाँ के थे? जौनपुर के काजी थे वो। कुछ कॉमर्स से पूछूं, बात आती है कि वित्तीय वर्ष कब से लागू होता है? वित्तीय वर्ष जो हमारा वित्त जो भी हमारे बैंक का निर्माते हैं, वो कब से? 1 अप्रैल 31 मार्च। 1 अप्रैल 31 या अच्छा, एक निर्यात कर है, निर्यात कर किस शुल्क के अंतर्गत आता है? मींस कौन सा कर? एक्सपोर्ट टैक्स। निर्यात कर, सर क्वेश्चन बताइए। निर्यात या आयात कर जैसे हम लगाते हैं, सर जो भारतीय चीजें जो आती हैं उन पे जो, हाँ, जो भी आती है जाती हैं, हम उन पर जो टैक्स लगाते हैं, ये टैक्स किस पे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस एरिया वाइज में, मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि वो क्या लगता है कि जैसे वो मनोरंजन कर में आता है या किस में आता है? व्यवसायिक एक्सपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात कर सब कुछ। हाँ, आयात निर्यात वही मैंने हिंदी में बोला था, लेकिन फिर इंग्लिश में बोल देता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो टैक्स लगाते हैं ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, किस एरिया में आते हैं, मतलब क्या? फाइनेंस डिपार्टमेंट। आयकर? नहीं, फाइनेंस नहीं, आयकर में भी नहीं आता। पकड़ तो सही रहे हो, लेकिन आयकर में नहीं आता। ये बात तो सही कह रहे हो, चलो आयकर, लेकिन आयकर में नहीं आता। एक्सपेंडिचर, सीमा शुल्क, ये सीमा शुल्क के अंतर्गत। बॉर्डर एरिया अलाउंस। हाँ, बॉर्डर एरिया कैसा? हाँ, वो थोड़ा सा ध्यान कभी हमारे नहीं आता है, इसलिए मैंने पूछा। लेकिन कभी कभी ये में ऐसा आ जाता है। इनकम टैक्स तो है ही सारी, मतलब उसमें कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पर लग रहा है ये? ठीक, मैं ज्यादा और नहीं पूछता, और अपने शुरू करते हैं टॉपिक। एक टुडे स्टॉक पर बात करते हैं। टुडे स्टॉक में आज की बात हम लेकर चलते हैं कुछ बायो से रिलेटेड। हम सबने देखा है किसी का रंग गोरा, किसी का रंग काला, और जानवरों में तो देखा है किसी का भूरा, किसी का काला, किसी का पीला, किसी का सफेद होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, होता है। गाय में कुछ गाय काली होती हैं, कुछ पीली होती हैं। होता क्या है कि जो हमारी स्किन होती है, कुछ साइंस से बैठे हैं, बायो पढ़ी होगी, कि उसमें क्या होता है, इन सब में एक एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ऊतक जैसे हम बोलते हैं। वो एडिपोज जिनको हम हिंदी में बोलते हैं बसा ऊतक, वो बसा ऊतक के कारण होता है। जो भी हमारी स्किन के अंदर बसा ऊतक होते हैं, जिन्हें हम एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं, उसमें कुछ रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंगा कोशिकाओं से मतलब समझते हैं कि जिसमें कुछ काला होगा या ब्राउन सा होगा। अब लेकिन बात तो आती है कि वो रंगा कोशिकाएं कैसे बनती हैं, क्योंकि रंगा कोशिकाएं भी बनेंगी। तो मोस्टली जो रंगा कोशिकाएं हैं वो तो कभी हमारे कुछ ब्लैक या वाइट तो बन जाती हैं, लेकिन वो बनती हैं हमारी बसा के रंग से। होता क्या है कि जो सामान्य बसा का रंग होता है वो होता है या तो वाइट या ऑफ वाइट। ऑफ वाइट से मतलब समझ रहे, पीला, येलो। वैसे लोग उसे पीला कहते हैं, लेकिन वो पीला नहीं होता, ऑफ वाइट होता है। तो इन दोनों के कारण बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस एडिपोज टिश्यूज में कुछ और तत्व मिल जाते हैं। वो तत्व कैसे होते हैं?
जैसे कि आयरन, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे शरीर में होते हैं। साइंस वाले हैं शायद जानते होंगे कि हमारे शरीर में सल्फर, सोडियम वगैरह सारे तत्व हैं। तो कभी कभी ये मिलते हैं और ये क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में पहुंच जाते हैं। और जब ये पहुंच जाते हैं तो उसके रंग को व्हाइट कलर की जो हमारे पास जो वो होती है बसा ऊतक, उसके कलर को चेंज कर देते हैं। और उस चेंज करने के बाद जिस तत्व की अधिकता हो जाती है वही रंग ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। जैसे गिलहरी का रंग भूरा होता है तो उसके अंदर लौह तत्व यानी आयरन की अधिकता होती है, इस कारण होता है। यहाँ बायो वाला है कोई? बायो से है? मैथ का है। अच्छा, मैथ से। तो खैर मैं फिर भी बता दूं, एक जो जीके की जो बात आती है उससे बता रहा हूँ कि यहाँ जो गिलहरी का रंग है उसके अंदर जो होता है वो लौह तत्व ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो भूरी सी हो जाती है। ऐसे ही अलग अलग तत्व की अधिकता बढ़ने से उनके अंदर ये रंग बदलते जाते हैं। ये थी टुडे। जिन सबों में आयरन मेजॉरिटी होगा तो उनका कलर ब्राउन होगा। हाँ, भूरा सा हो जाएगा। तो ये एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट मेजॉरिटी में, तो उसी के ऊपर। हाँ, ऐसा होता है कि क्या बात होती है, जिस समय वो टिश्यूज बनते हैं, ये तो मतलब जैसे ऊतक वगैरह जो है, जब ये बनते हैं आपस में जुड़ते हैं और जब ये बनना शुरू होते हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं फैट बन रही है, तो वो जो बसा जो हम ले रहे होते हैं उसी से फैट बनती है। एक बच्चा बहुत पतला दुबला होता है और जब वो कुछ पदार्थ लेना शुरू कर देता है तो फिर वो मोटा तगड़ा सा होने लगता है, यही उस कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं। अब जब वो ले रहा था तो उसमें क्या चीज की अधिकता होती चली जा रही थी। और कई बार तो हमने ये देखा है कि ह्यूमन में बच्चा बचपन से तो गोरा होता है और जब बड़ा होता है तो थोड़ा सा काला सा हो जाता है या उसका रंग डार्क हो जाता है। हम कहते हैं बचपन में बड़ा गोरा था, बाद में तो हाँ, तो वो जैसे जैसा उसके टिश्यूज जैसे बढ़ते जाते हैं या जो तत्व उसके अंदर बढ़ता चला जाता है वही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां के पानी का असर है, वहां जाके काले हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। वो जब वो पानी ले रहा होता है या वहां के पदार्थ ले रहा होता है तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि कोई तत्व उसका बढ़ जाता है। और इसी कारण अब होता क्या है, जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ के एरिया पर लोग गोरे ज्यादा हो जाते हैं, तो होता है कि वहां पर उनकी जो बसा होती है वहां पर उसमें ये लौह तत्व वाले जैसे ऐसे पदार्थ ज्यादा नहीं हो पाते। एनवायरनमेंट काफी फर्क तो आता है। हाँ, वो फर्क ये आता है कि जो चीज आप वहां की खा रहे हैं, जैसा पहाड़ पर जाएंगे तो अब वहां ज्यादा मसाला वगैरह ज्यादा तीखा नहीं होता क्योंकि सब्जी एकदम उबल नहीं पाती, पूरी पक नहीं पाती, थोड़ा सा कहते हैं उबला उबली सी रहती है। तो वो मसाला, वो चीज जो होती है, जो स्पाइस जो होती है, वो ग्रहण नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता तो वो थोड़े से तत्व जो होते हैं वो रह जाते हैं, तो ज्यादा फेयर हो जाते हैं। तो ये उन तत्वों का कमाल है जिस कारण हम गोरे, काले, कुछ सांवरे जैसे होते हैं। और तिल, चेहरे पर तिल होने का भी यही कारण है कि कहीं कहीं ऐसा होता है वो जो तत्व जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और वही तिल का निर्माण भी करते हैं। साउथ अफ्रीका में ऐसा क्यों सब ब्लैक एंड ग्रीन राउंड बाल होते हैं, चुपके हुए, मतलब लाइन खुद ही बन के आ जाती है। हाँ, वो गाले से कर ली, बाल से लंबे चौड़े और लिप्स काफी बड़े बड़े होते हैं। यही एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा वैसे टीज के देखा होंगे, लिप्स इतने बड़े बड़े होते हैं, वो क्रिकेटर खेलते होते हैं। राजेश ऐसा कहता अगर वो तो पूरे मैं आपको बताऊं, हमारी वेबसाइट ऑल वर्ल्ड चल रही है और हो सकता है वेस्ट इंडीज में भी देख रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, तो वो मैं उनसे कहूंगा कि प्लीज इसको अवॉइड करें, इस बात को बुरा ना माने जो हमारे ऋषभ ने कहा है। तो मतलब ये पहचान बताई गई है, ना कि आलोचना की गई है। ठीक, ये थी हमारी टुडेज टॉक। और अब बढ़ते हैं आज की जीडी पर। तो बढ़ते हैं अब हम अपने जीके क्लास के लास्ट व्यू की ओर, और ये है जीडी ग्रुप डिस्कशन। और इस ग्रुप डिस्कशन में आज का सब्जेक्ट है, जैसे कि ये साल जाता हुआ है 2015, हम बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है 2015 की उपलब्धियां क्या थीं और 2016 में क्या नीतियां होनी चाहिए। 2015 की उपलब्धियां क्या थीं और 2016 में क्या नीतियां होनी चाहिए। तो पहले बात करें कि 2015 की उपलब्धियां क्या थीं, तो उस पर सबसे पहले बात करें कि आप लोग बताएं। यस, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा इस पर 2015 की यदि हम बात करें तो जैसे ही हमारी इंडिया गवर्नमेंट बनी तो जो हमारे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबसे अच्छा काम किया। उन्होंने अपने सभा समारोह में जितने भी सार्क देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। उन्होंने बुलाकर इस बात की शो करा कि हम
आगे अपने जितनी फ्रेंड कंट्री हैं उनके साथ हम कैसा बिहेवियर रखेंगे, क्योंकि उससे पहले बहुत बातें हो रही थी कि अब मोदी जी आए हैं और लड़ाई होगी देशों से, ये वो किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेशन बनेगा और देशों से। तो उन्होंने एक तरह सटीक जवाब दिया बिना बोले कि हम किस तरह से आगे अपना प्लानिंग करेंगे। इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे बेनिफिट होगा ना, देखिए इससे बेनिफिट ये हुआ अभी जैसे अभी आप बेसिक बात करें, जैसे हमारे घर में कोई आता है, हम किसी को बुलाते हैं तो एक जो साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ता है ना, वो पड़ता है। इससे देखिए इंस्टेंट गांधी जी भी कर चुके हैं, उससे क्या फर्क हुआ? उन्होंने चीन के लोगों को बुलाकर उनसे अपने यहाँ के अवार्ड्स दिलवाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके 1 साल बाद उनके यहाँ से घुसपैठ हुई इंडिया में। मैं बीच में थोड़ा सा बोलूं कि सन 1958-59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने चाइना को यहाँ पर बड़ी मित्रता दिखाई थी, लेकिन उसके 2-3 साल बाद हमें रिजल्ट मिला चाइना से युद्ध। खैर मैं यहाँ इस पर विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इस पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ था, जो ये बोलना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट किया था। और ये 84-85 सन 1984 से 1985 तक राजीव गांधी ने भी कई यात्राएं की थी और ये बात हुई थी। तो ये बात रही है, पता नहीं उपलब्धियां कितनी रही हैं। खैर बोले उसके बारे में बात करें, उपलब्धियां के बारे में बताएं क्या है। हाँ तो मैं इनका आंसर दे रहा हूँ किसी का। इन्होंने बोला इससे हमें क्या मिला, इससे हाँ कोई नहीं। तो देखिए मैं बताऊँ इससे क्या हुआ। मैं अभी मोदी जी गवर्नमेंट से पहले क्या था, खूब हमले हो रहे थे, कहीं अयोध्या हमला, कहीं मुंबई में 26/11 हमला, इधर उधर, ठीक है। हमले यहाँ इस टाइम भी हुए हैं, इस गवर्नमेंट में हुए, लेकिन आप रेशियो देखेंगे तो बहुत कम हुआ है और टेररिज्म पे बहुत प्रेशर बनाया है इन्होंने, ठीक है। और आप सोचें कि एकदम से कोई काम हो जाए तो ये इतना बड़ा लेवल है कि ऐसा नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं एकदम से हो जाए। इसके लिए पूरी नींव से हमें जाल बिछाना पड़ता है, ठीक है। नहीं हुई 2015 में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। उपलब्धि क्यों नहीं हुई? टेरर कम हुआ तो उपलब्धि नहीं होगी क्या? नहीं हुआ। हेलो मैम, बहुत हुआ है और कई हजारों करोड़ों की तादाद में बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। कंपनी सॉरी गवर्नमेंट। और बुलेट ट्रेन क्या चीज है? अगर मोदी जी एक कदम हाथ आगे नहीं बढ़ाते जापान की ओर, क्या वो फ्री फंड में हमें तो बुलेट ट्रेन देंगे? क्या हम अपनी ट्रेन किसी को ऐसी फ्री फंड में दे देंगे? जब तक हाथ मिलाएंगे। कुछ समझौते होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे समझौते होते हैं ताकि देश को आगे बढ़ाने की स्थिति को मजबूत किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये महाशय जी जो बोल रहे हैं वो कुछ हद तक सही बोल रहे हैं। और जिस तरीके से अभी परसों ही हमने देखा नवाज शरीफ से अगर उन्होंने कुछ मुलाकात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक आतंकी हमले ये सब हो रहा है वो शायद बंद हो सकते हैं, क्योंकि हो सकते हैं, लेकिन ये 2015 की उपलब्धि नहीं हुई, नहीं हुए हैं। ये उपलब्धि में नहीं है, सिर्फ कोशिश है। स्टार्टिंग तो हुई ना, मतलब कोशिश। अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटियां बचाओ पढ़ाओ, अभी स्मार्ट सिटीज, क्या पढ़ पाएंगे बेटियां? Why not? पढ़ रही है। छोटे छोटे जिले, गांव की तो मैं बात नहीं करूंगी, छोटे छोटे जिलों में भी सब्जेक्ट्स पूरी तरह से नहीं है। किसी कॉलेज में म्यूजिक नहीं है, किसी कॉलेज में होम साइंस नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है कि सिर्फ नाम लिखना सिखाना है हमें, हमें करियर भी बनाना है। आपने इसके ऊपर एक सवाल उठाया है, काफी अच्छा सवाल उठाया है, जिसके मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि पिछली 60 साल की गवर्नमेंट ने, मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं लेता, जो भी गवर्नमेंट थी, जो सरकारें हम बीजेपी की कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कभी उठाने का सोचा भी नहीं। मोदी सरकार इस प्रेजेंट सरकार ने ये सोचा है कि क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कोई भी इंसान वहां पे पढ़ाना नहीं चाहता है। जो टीचर्स हैं, हम लोग भी, हमारे अंदर ऐसा लालच भर गया है कि हम अपना जल्दी से बीएड करें और हमारी नौकरी गाँव में लग जाए, कोई काम नहीं मिले, आराम से बैठे हुए उनसे भिंडी बुनवाएं या मटर छिलवाएं और 60,000 50,000 रुपए की तनख्वाह भी लें। मोदी सरकार ने ये काम खत्म कर दिया है। वहां पर अब वो लोग पढ़ेंगे, ऑफिशियल लोगों की, ऑफिशियल जो हाई रैंक वाले लोग हैं उनको सरकारी इसमें स्कूल्स में दाखिला उनको जबरदस्ती दिलवाया जाएगा। जो लोग ऑफिसर है, जैसे आपका नेवी के लोग हो गए, आर्मी के हो गए, सीआरपीएफ लोग हो गए, वो भ्रष्ट नहीं होंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे कि मेरा छेले में। मैम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स
उनके स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और जब स्टूडेंट्स उनके पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसका डेवलप होगा। तो वो मुहिम मोदी जी ने स्टार्ट की है। मैं एक बात जो बोलना चाहूंगा, यहाँ हम जो बात करें थोड़ा शायद फिर से एक बार फिर बोलूंगा, हम कहीं कहीं लक्ष्य से भटक रहे हैं। मैं ये यहाँ उपलब्धियों का मतलब शायद अचीवमेंट जो है उसको नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। 2015 की उपलब्धियों का मतलब ये कि शुरुआत हुई है, वो अच्छी बात है, ये भी मैं भी फेवर में लेता हूँ, अच्छी बात हुई है। लेकिन उपलब्धियों का मतलब होता है हमने क्या क्या हासिल कर लिया है। थोड़ा सा उस पॉइंट पर बोलें तो ज्यादा अच्छा है कि 2015 में हासिल क्या क्या हुआ है, तो शायद उस पर बात हो तो अच्छा। दूसरी बात ये कि अगर सन 1960 में कोई बात नहीं होती थी और हमने उसकी पहल की है, ये उपलब्धि नहीं। बात यह हो कि अगर हम उस समय कुछ नहीं होता था और हमने बहुत अच्छा कर लिया, कंपेयर नहीं, हमने 2015 में जो हासिल किया है अगर हम उस पर बोलें तो ज्यादा अच्छा है, जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक। या ओके सर, जो आपने बोला अगर वैसी बात बताएं अचीवमेंट के बारे में, अचीवमेंट की बात बोले, अभी देखिए सर एलपीजी की सब्सिडी जो है डायरेक्ट अकाउंट में जो ट्रांसफर करी जा रही है और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम दर्ज करवा दी गई, ये अपने आप में उपलब्धि नहीं है क्या सर? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये उपलब्धि की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऐसे गिनवाया जाएगा। और अभी अपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कनाडा गए थे लास्ट ईयर। कनाडा में उन्होंने यूरेनियम का करार किया है, ठीक है। करार का मतलब उन्होंने मतलब साइन किए दोनों देशों के प्रधान राष्ट्राध्यक्षों ने, तो इसका मतलब भी सर यही होता है कि अचीवमेंट, उपलब्धि, कि उन्होंने करार करके ये तय कर लिया है कि हमें अगले 4 से 5 सालों में जितना भी यूरेनियम हमारे पास आना है जिससे हम अपना इलेक्ट्रिसिटी या जो भी जिस काम में यूज कर सकें, तो वो होना है। अब करार तो हो गया, वो तो आना है, तो ये अचीवमेंट नहीं है क्या सर? नहीं, और रही बात और अचीवमेंट की बात करें तो अभी ब्लैक मनी की बात करें, ब्लैक मनी के लिए एसआईटी उन्होंने केंद्र सरकार ने गठित कर दी है, गठित की है, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे कि लेकिन मैंने सर, इलेक्ट्रिसिटी की बात कही, इलेक्ट्रिसिटी जैसे उन्होंने कहा है कि यूरेनियम लेंगे तो गांव-गांव देश-देश इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेकिन आज भी गांव में टावर्स नहीं है, आज भी गांव में करंट की फैसिलिटी नहीं है। लोग जब किसी भी गांव में जाते हैं तब वहाँ पे मतलब लोग ये कहते हैं कि आप अपना इन्वर्टर, अपना जनरेटर अपने साथ लेके आइएगा, क्योंकि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए अच्छी बात है, आपने ये बात भी कही। और केंद्र सरकार ने इसके ऊपर काफी ठोस कदम उठाए कि 2021 तक पूरे हिंदुस्तान में एक गाँव। लेकिन ये उपलब्धि में आप कह रहे हो कि उपलब्धि मोदी सरकार ने इसकी साइन कर चुकी इस साल, साइन कर चुकी इसके ऊपर कि 2021 तक। आज तक किसी ने पेपर साइन नहीं किए थे। नहीं, हम देखो ऋषभ, जो बात बोलूं, हम जैसे मैंने अभी कहा दूसरे से कंपेयर नहीं, हम ये मानेंगे अच्छी बात है, वो अच्छा किया है, मैं उसके फेवर में हूं और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जो हम 2015 में बात करें वो चीज बोलो जो उपलब्धि हासिल की है, मतलब जो हासिल हो गया है, ये 2021 में होना है। नहीं है, मैं बोलता हूँ ये यहाँ पर हुआ। हाँ, एक उपलब्धि मुझे याद आती है कि सन 2015 26 जनवरी को हमारे यहाँ पहली बार महिला विंग कमांडर ने सलूट किया। ये उपलब्धि थी कि हम महिलाओं को उस स्तर तक पहुंचा सके। और उनका नाम था पूजा ठाकुर। तो ये उपलब्धि थी कि हमारे यहाँ भी महिलाएं जो हैं वो उस मुकाम तक हैं। ये उपलब्धि मैं मानूंगा। ऐसी उपलब्धियां आप लोग बोले तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ, उपलब्धि हासिल होती है। और सर 2015 में अभिनेत्री विद्या बालन ने सरकार के साथ निःशुल्क होकर देश में ऐसे कई मुहिम उठाई है और इस देश में करा भी है, शौचालय बनाओ, और उस पर वर्क हो रहा है। ऐसे तो ये काम तो जिंदगी वर्ल्ड के लास्ट तक, जब तक जिंदगी चल रही है तो होते रहेगा। 21,000, लेकिन अभी तक सिर्फ 10,000 यू आर रॉन्ग। 1 लाख का टारगेट था, 1 लाख से ज्यादा ही बना है।
एक साल के अभी अंदर बने पिछले पूरे ही नहीं पूरे हुए नहीं हैं। हुए। आप क्या दिल्ली की खबर बता रही हैं आप? दिल्ली सरकार की खबर बता रही हैं नहीं शायद आप। नहीं या हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, या हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, ना मोदी सरकार ने केजरीवाल साहब किसी की बात नहीं हो रही, ना यूपी सरकार मैं की वही बात तो बोल रहा हूँ, हमें पार्टी बात तो बोल ही सकते हैं, हम सिर्फ सरकार भी बोल सकते हैं, सरकार ने हमारी ये किया, पार्टी बात सरकार की ने- कोई बात ओके। नहीं हो रही, और हम पार्टी बात को लेकर नहीं स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे थोड़ा कोई मतलब नहीं 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 कोई बात और नहीं। देखो मुझे- हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं किसी भी सरकार की बातें, जो उपलब्धि चाहे वो यूपी में हुई हो, चाहे वो दिल्ली में हुई हो, चाहे वो केंद्र में हुई हो, हम उसकी बात करनी है हमें कि क्या हम क्या हमने हासिल किया है, उस पर बात करनी है। यस अचीवमेंट और गिनाएं तो जैसे आपने यहाँ 2015 में यूपी के लिए बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी एम्बुलेंस उतारी हैं, 108 जिसका इमरजेंसी नंबर है। ये मानूंगा हाँ ये बात है। 2014 हो गई है 2014 में 2014 में है हाँ, लेकिन जो भी उपलब्धि 15 आपसे में। जो नहीं 2015 में ऐसा हुआ नहीं नहीं, वो 2014 उतारी वो बात ठीक है, लेकिन जो अब यही वाली बात हम करते हैं, अब जो शुरू हुई है, जो आप बता रहे थे वो शुरू हुई है, वो चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाई, जो 2021 तक पहुंचेंगी, वो 2014 में शुरू हुई थी और 2015 में चरम सीमा पर पहुंची है। सर वो तो ऐसे तो हर चीज बढ़ती रहेगी। 2000 अभी नहीं, क्या नहीं, बढ़ती तो रहेगी, बढ़ती- 20 और निकाल दे वो। नहीं बात ये नहीं हो रही, 2015 इसीलिए मैं स्केल रखा जाए हाँ नहीं जहाँ जो बात हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ सर, एक एक चीज और बताएं। 10 साल पहले, आज से 11 साल पहले अटल योजना के नाम से अटल जी ने कहा था कि सारे गांव को रोडों से जोड़ देना है, प्लस 4 लाइनें बननी है। वो 2015 में आके अब कंप्लीट हो गई है, जहां तक हो गई है। गाँव से भी बहुत गांव ऐसे हैं जो नहीं मैं जुड़ गांव पाए वो नहीं हैं। बोल रहा, 4 लाइन्स बोल रहा हूँ जो नेशनल हाईवेज की गांव से तो जोड़ दिया है। इनके कहने का मतलब ये है गांव से तो गांव से जुड़ गया है डिस्ट्रिक्ट से मैम। ज्यादातर गांव को डायरेक्ट ध्यान से जोड़ दिया, गांव के अंदर रोड का नहीं बोल रहा मैं, गांव से ध्यान से जोड़ दिया मेन रोड ये बात तो से। ऋषभ लेकिन ने कहा। NH 24 जो उन्होंने कहा था कि 4 लाइन पढ़नी है हर वो जगह, तो जुड़ी है, वो तो जुड़ी- 2015 में वो तो बहुत जुड़ी ज्यादा। है। लेकिन मैं बताऊं अभी कभी मैं देखता हूं, पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उपलब्धियां नहीं हुई, जो हुई हैं, और ऐसा तो कोई भी ईयर नहीं रहता। वो हमने जब से आजादी पाई है कुछ ना कुछ उपलब्धियां तो हासिल की होंगी। एक तो मैंने भी गिनाई कि 26 जनवरी को जो भी हुई, मतलब यहाँ जो हुआ अभी भी। लेकिन एक बात कहूंगा कि 11 साल से हम तो शायद गांव और शहर अभी भी शायद पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाए, या जुड़ना चाहिए। मैं अभी भी देखता हूँ कि जब हम यहाँ से सवार वाली रोड पर जाते हैं तो एक सरकारी रोडवेज नहीं है जो मिल पाती है, और 1-2 अब शायद लोहिया बस शुरू हुई है। उस गांव में हम वो एक रोडवेज शुरू हो, दिन में 4-5 निकल जाए, मेरे ख्याल से जो लोग जाते हैं। जब गांव की बात आती है तो फिर मैं गांव की बात आई थी तो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि गांव में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ हुआ है डेवलपमेंट? अभी भी तो वहाँ के फार्मर्स वर्षा पे निर्भर हैं, उसके लिए कोई टेक्निक ही नहीं बनाई गई है। किसान अभी तक गन्ने के भुगतान के लिए भटक रहे हैं। हाँ। नो ये बस बात अभी होगी। मैं ये आज भी बताता हूँ, ये- अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूरिया के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी जो है प्रोवाइड करवाई है मैं किसानों के यूरिया लिए। की बात नहीं कर रही। नहीं मैं बता रहा हूँ अभी ऐसा ना वो गन्ने की बात जो हुई वो तो उसके फेवर में मैं हूँ कि भटक रहे हैं और नहीं मिल पाए। हाँ बात यूरिया की रही, यूरिया की बोलिए। यूरिया के लिए मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि यूरिया जो है गन्ने में यूज होता है, और भी बहुत सारी जो हमारी फसलें उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि उससे जो है हमारी जो फसल है वो अच्छी पर सब्सिडी दी है। सब्सिडी बहुत सारी दी है। और अभी ये लास्ट चल रही है तो लास्ट डेट है। अचीवमेंट की बात बताएं तो इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाई है यूरिया के लिए, क्योंकि यूरिया से जो है हमारी बहुत सारी फसलों में यूज होता है, जिससे हमारी फसलें बहुत अच्छे से उपजे। तो रही बात गन्ने की जो बोली आ रही थी, क्योंकि मैंने यूरिया इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि यहाँ पर जो यूरिया है वो गन्ने में और बहुत सारी फसलों में यूज होता है। तो जिससे अब जब सब्सिडी प्रोवाइड कराई है तो जो किसान लोग थे पहले क्या करते थे कि ब्लैक में मिलता था उन्हें, यह बहुत महंगा था जो भी था, लेकिन सस्ता मुहैया कराया है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी परेशानियां समझी और समय समय पे अपनी सस्ता मुहैया कराने की कोशिश कराई है। अब कोशिश नहीं करी सर, करा है, हाँ, मतलब मुहैया कराया गया। या ऑफ कोर्स। यहाँ पर एक बात बोलूंगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो अभी जो उपलब्धि है। गन्ने की बात चल रही थी, गन्ने के भुगतान की बात चल रही है, गन्ना तो उपज रहा है ठीक, और बात चल रही है। और दूसरी बात ये यूरिया की, मैं इससे थोड़ा सा अलग करूंगा। ये वाली बात ठीक है, ये उपलब्धि आप कह रहे हो आपने की है और ये बात सही भी है, मैं इसके फेवर में थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटता हूँ। पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता है कि यार सब्सिडी मिलती है
और वो वहां तक नहीं पहुंचती, यहाँ पर पहुंचनी चाहिए। Yeah, ये थोड़ा सा of course. टॉपिक से अलग बात हो गई, लेकिन फिर भी It is मुझे also लगता है absolute. कि मैं मतलब सर, वो उपलब्धि नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। satisfied with it. Many farmers can't satisfied with it. हाँ 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 हाँ, ये वाली बात होती मैं है। सर की बात पर कुछ कहना चाहूंगी। जैसे कि आरक्षण हटाने की बात कही गई थी, वो नहीं हटा, जबकि हम कहते हैं भारत अनेकता में एकता वाला देश है। हम धर्म जाति के आधार पर लोगों को सब्सिडी में बांटते हैं, आरक्षण देते हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिस पंडित के पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वो उसके लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जर्नल में आता है, ऐसा क्यों है हाँ, ऐसा? हाँ, ये एक कोई ऐसी वो नहीं वाला है। जिसका जो कहीं ऑफिसर है, उसके पास बहुत पैसा है, फिर भी उसको नहीं मिल और पाता। ये एक छूट दे देते हैं जिसके घर में वो सिविल कास्ट में आए, एससी ओबीसी जो भी आए, लेकिन चाहे उसके घर में सब लोग सरकारी जॉब में हैं, हमें उसे मिलती है आरक्षण। एक मिनट यहाँ मैं screen sir, हाँ, मेरे ये पास बात तो बहुत फेवर में बढ़िया है। आंसर है। मैं थोड़ा सा हाँ, बोले Absolute answer है। रही, please listen to me. What I'm saying. हेलो। बात सुने। देखिए, रही बात रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन ऐसा नहीं है इंडिया में प्रोवाइड करवाया जाता है, रिजर्वेशन अदर कंट्रीज में भी प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 1 पॉइंट, रिजर्वेशन का मेन मोटो होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बोलते हैं व्हाट हम और देशों को अमेरिका में एकता वाला देश नहीं नहीं कहते ये हैं। बताओ, आरक्षण की बात क्या कहते हैं? विदेशों में होता है। या ऑफ कोर्स हाँ, जैसे विदेशों में भी जैसे दिया जाता जैसे है। जैसे 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 बात करें तो अमेरिका में भी दिया जाता था, अभी नहीं है, ठीक है। अब नहीं है। नहीं वो वहाँ पहले दिया जाता रही। हाँ, तो मैं रिजर्वेशन ये बोली ना कि उसके लिए रिजर्वेशन की बात बता रहा हूँ मैं, क्यों दिया नहीं जाता नहीं है। रिजर्वेशन मतलब एक का देखिए, ये उन्होंने कहा रिजर्वेशन ठीक है, सर, लेकिन इसके उसे मुझे- सही से जो है अप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रिजर्वेशन जो आजकल गलत है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको सही से अप्लाई नहीं किया जा सर, रहा है। मुझे- रिजर्वेशन गलत नहीं है, रिजर्वेशन ठीक है, हमें नहीं ये रिजर्वेशन हमारी उपलब्धि नहीं है, लेकिन सर, achievement ये नहीं है। achievement नहीं है, और ये सच्ची है। justify- जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकारों का बहुत हाथ है, अपने जरा से लाभ के कारण कि वो लोग रिजर्वेशन रख देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति सामने बैठे हैं जिन्होंने ये बात आकांक्षा। हाँ जो भी है, इन्होंने काफी अच्छी बात बोली है और मैं इसके साथ में हूँ। चलिए, मैं आइए। हमेशा इसके साथ एक रहूंगा, बात। चाहे मैं गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना है। मैं ये चाहता हूँ कि आरक्षण हटे ताकि देश में वो लोग भी आगे बढ़ समानता आए। सकें। ऑब्वियसली सर, जिसकी काबिलियत ज्यादा हो वो काम करे। नहीं ऋषभ जी, मैं आपकी बात को लेकर थोड़ा सा गलत यहाँ पर बताऊंगा। काफी ज्यादा देखिए, biased सुने, है। देखिए रिजर्वेशन खत्म ना करिए, आप एक रिजर्वेशन की मिनट समीक्षा करिए। रिजर्वेशन क्या है? देखिए, अपने देश में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है। बहुत से गरीब ऐसे हैं जो रिजर्वेशन के लेकिन क्राइटेरिया में नहीं आते विधायक हैं। ऐसे भी हैं जो अनएजुकेटेड है, फिर भी ऊंची पोस्ट बैठे हुए हैं। देखिए, So that is वो मतलब वो रिजर्वेशन नहीं का, नहीं वो तो एक मिनट अभी मैंने बात सुनी थी पिछले के 2012 तक की जो बात हुई थी कि जब प्रमोशन होता था तो ये देखा जाता था कि अगर 2 बंदे एक ही मतलब पोस्ट पर काम कर रहे हैं, दोनों की 12-12 साल की सर्विस है, तो उसमें जो SC ST मतलब ये जो आरक्षण वाली रैंक है वो पहले प्रमोटेड होता था और जनरल वाला रह जाता था, जबकि दोनों की जबकि same age होती थी। परफॉर्मेंस Performance बराबर होती उसका थी। प्रमोट होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, यही ये हो जाता था। तो लेकिन ये इस बात का विरोध शायद इन्होंने किया था। फिलहाल मैं यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर ये तो बात हुई और इस बात को यहीं छोड़ते हैं। एक नई और बात बताएं, थोड़ा सा नया टॉपिक जरूर बोलें कि 2016 की उपलब्धियां जो नीतियां हैं उसके बारे में जो बोलते हैं आगे कि 2016 में नीतियां क्या होनी चाहिए। चलो यहाँ तो बहुत सारी बात हुई और लगी, मेरे 2 पार्ट में था ये वाला जो GD था। अब ये बात और थोड़ा सा बताएं कि 2016 में क्या होना चाहिए। क्या मैं चाहता हूँ कि आरक्षण का बात आई तो आरक्षण हट जाए। नेक्स्ट आगे वहाँ बोले 2016 की नीतियां क्या होनी चाहिए। नहीं बोलो 2016 में कुछ काम बोले 2016 में मैं ये चाहता हूँ। अरे बोल दे ऋषभ। हाँ बोले भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। 2016 में 2016 की नीतियां क्या होनी चाहिए, मतलब कुछ लगता है तुम्हें कि क्या 2016 में कुछ जो बिगड़ा है जो 2015 में नहीं हुआ। जैसे अभी बहुत सारी बात हुई कि डेवलपमेंट नहीं हुआ या हमारी उपलब्धियां हासिल नहीं हुई, कोई उपलब्धि ऐसा समझते हैं कि 2016 में अब हो जानी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ 2016 में जितने भी राजनीतिक पार्टियां देश में वोट बैंक की राजनीति खत्म करके भाईचारे की ओर बढ़े, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने देश में बहुत सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, और सबकी अपनी अलग अलग भावनाएं होती हैं, लेकिन ये जो
जितने भी राजनीतिक पार्टियों में नेता हैं वो क्या करते हैं, अपने वोट बैंक की खातिर आपस में लड़वाते हैं, मुद्दा बनवा के वोट पाते हैं और फिर जो है राजनीति में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2016 की जो नीति है वो इस तरह से मतलब वो इस तरह से थोड़ा प्लान तैयार किया जाए कि वोट बैंक की राजनीति खत्म होके भाईचारे की ओर बढ़ा जाए, जिससे देश में डेवलप आए, सर एक चीज डेवलपमेंट आए। सर एक क्वेश्चन, एक चीज कहना भूल गया था। अभी आपने 2015 की बात करी थी, तो उसमें एक उपलब्धि और भी थी कि वो नहीं सर, उपलब्धि तो हो गई, कोई बात नहीं, हम आपके विरोध में नहीं हैं। सर एक मिनट, दोनों बोल कि उसमें सरकार ने किया है कि पढ़ा लिखा ही खड़ा होगा, पढ़ा लिखा ही खड़ा हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ नहीं, और मैं चाहता हूँ कि 2016 में वो चीज हो। ये बात पास कर दिया, लेकिन फिर भी अनपढ़ जैसे लोग जो सिर्फ टीवी पे दिखा रहे हैं, उनसे सीएम का नाम पूछा गया तो उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम बताया था, हमारे उत्तर प्रदेश के, और पीएम का नाम पूछा तो उसका बताया था लालू प्रसाद यादव। तो आई थिंक ये सब ना हो। हाँ बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं दो चीजों को बोला, 15 और 16 दोनों। मैं भी इसी फेवर में हूँ, क्योंकि एक जो है बड़े लेकिन इंसान बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमें किसी जॉब के लिए आना होता है तब भी तो वहाँ लिमिट होती है कि आप डिफरेंट टाइप्स की जॉब के लिए। ऑब्वियसली सर 10th क्लास का वहाँ पर शिक्षा मंत्री बन गया, मतलब जो 10th क्लास फेल है, और एक आईएएस। हाँ, अब लालू का लड़का, अब बताओ 10th क्लास, मतलब हम एमए, ये एमए, ये बीकॉम, ये एमए, हम सब जो अपना उसके सामने नीचे भी, हाँ वो पढ़े लिखे ये वाली बात तो मुझे भी लगती है। मैं बोलना चाहूंगा, होता क्या, बहुत ही मेरा दिल जलता है, बहुत ही ज्यादा मुझे ये पीड़ा होती है कि जब एक अनपढ़ आदमी, कोई अनपढ़ आदमी वो कोई विधायक बन जाता है, और उसको एक वो आदमी जो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, पौन घंटे का अपना इंटरव्यू देकर आता है, वो एक आईएएस उस अनपढ़ आदमी को सलूट मारता है। या तो उसकी योग्यता लगाओ या इस आईएएस की योग्यता हटाओ, बिल्कुल दोनों इक्वल हो। जो सलूट मारने वाला है वो ज्यादा काबिल है, और जो सलूट ले रहा है वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये होना चाहिए कि कम से कम कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो कि कम से कम यार उसके बराबर तो हो। ये होना चाहिए कि एक टेस्ट, जो भी विधायक या मंत्री जो भी चुनाव लड़ रहा है वो एक कम से कम एक बार जिंदगी में अपने आईएएस जैसा कोई टेस्ट पास करे। जैसे पीएचडी के लिए टेस्ट लगा दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए भी एक टेस्ट होना चाहिए। वो जब टेस्ट पास कराए, उसके पास एक सर्टिफिकेट हो, और फिर वो चुनाव लड़ सकता हो ना। इस तभी मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफी अच्छे मतलब मंत्री लोगों को जगह दी है। रक्षा मंत्री को रक्षा मंत्रालय मतलब वो दिया, जाकि वो उससे सेना से थे। उपलब्धियां हो जाए तो मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ 2016 में भी जो भी जिस जगह भी इलेक्शन हो, मैं ये चाहता हूँ देश से चाहता हूँ, इंडिया से, भारत से मैं कहना चाहता हूँ सारी गवर्नमेंट से और बड़े बड़े लीडरों से कि उन लोगों को आगे लाने का मौका दें जो एक अच्छे स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है इस देश में, अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, उन लोगों को मंत्रालय ने 2016 से मेरी वो मांग है, क्योंकि 2016 आने वाली है। सर शायद अपने पास एक नीति और आ जाए तो मजा आ जाए। वो नीति ये है, वो सारी मेरे ख्याल में सारी नीतियों की सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि 2016 में 2016 में अपने संसद में एक ऐसा बिल पारित हो, जनसंख्या नियंत्रण नीति। उसमें क्या हो, क्योंकि अपने इंडिया की पॉपुलेशन डे बाई डे बहुत बढ़ गया, जैसे कि चाइना ने किया, कंट्रोल किया, ठीक है। जब तक इस चीज पे रोक नहीं लगी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो है रूट है सबसे बड़ी, ठीक है। तो इस पर सर नीति जो जितने भी नेतागण हैं सोचें, विचारें, और वोट बैंक की राजनीति बंद करके थोड़ा देश की भलाई के लिए भी काम करें। इसमें मजा आ जाए सही नीति अगर आ जाए। अच्छी बात है, और माइंड में बहुत कुछ है, लेकिन आगे लोगों से भी पूछे या 2016 की नीतियां। अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए और गंगा की सफाई पूरी हो जानी चाहिए। जैसे कहा गया था कि दिल्ली को वाईफाई बना दीजिएगा, पानी की सुविधा, वहाँ के लोगों को कितनी प्रॉब्लम है, पानी की सुविधा होनी चाहिए उन लोगों के लिए। बीफ एक सांप्रदायिक भावना को ठेस लगाता है, तो उसे रोक देना चाहिए 2016 में। देखिए, अभी आप सभी को पता है दिल्ली में निर्भया का जो कांड हुआ, उसमें आरोपी छोड़ दिया गया, क्यों? नाबालिग था। तो ऐसे रूल पारित हो, इंसान ये चीज सोचते हुए भी डरे कि किसी लड़की के साथ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल ऐसा ना हो, और इसके लिए ऐसा रूल बने कि सोचते ही डरने लगे और वाकई में रूल को फॉलो किया जाए। ये मैं
ठीक, ये हमारी शुभकामनाएं दे जो दी। बात होती है ये नए साल आप की। लोग बोले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जीडी रहा। कुछ बातें 2015 और 2016 पर, और ये सारी बातें जैसे आप लोगों ने बोली हैं, अगर ये हो जाएं ईशा तो हमें- मेरा इंडिया भी यस सर, महान हो जाए, वापस कृपया सोने की चिड़िया हो जाए। मैं अपनी इस वेबसाइट के माध्यम से बोलना चाहूंगा, कृपया हमारे जो नेता लोग हैं, दीदी हैं, तो प्लीज इस हमारी जो आज की हमने बातें करी हैं, इस पर गौर करें प्लीज। साफ से कहना चाहूँगा। वो अब यह बात आती है, हम एक बार फिर हम मिलेंगे 1 जनवरी को, और 1 जनवरी पर हमारा प्रोग्राम होगा आपका मनोरंजन में हैप्पी न्यू ईयर, उस पर हम बोलेंगे। लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, हैप्पी न्यू ईयर। हमारा अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय फिर मिलेंगे, और हम जीडी नोट कर लें, हमारा जो नया जीडी का टॉपिक है अगली बार हम जिस पर डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जैसे पहले 50% थी, उसके बाद 64 और अब शायद 2050 में 18.4% हाँ, तो क्या बढ़ती हुई शिक्षा का स्तर, जो भी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जो परसेंटेज बढ़ी है, क्या ये जो शिक्षा का बढ़ती हुई परसेंटेज है, क्या संतोषजनक है? क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं इससे? जो हम 2000 मतलब जब जैसे 70% तक हम आ गए हैं, क्या 70% शिक्षा हमारे बढ़ी तो है, लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी इससे सेटिस्फाई है कि शिक्षित लोग हो रहे हैं और बढ़ गए हैं या नहीं? तो खैर वो अभी हम अगले सप्ताह इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप सब लोगों से विदा लेते हैं। गुड बाय। ओके।